छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा प्लीज सर। हाँ है ना। तो एक सेकंड या थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं Okay. उसने डायरेक्टली ये बोला कि सर मैं नहीं लिखूंगा, और कहते पक्का नहीं लिखेगा, तो कहते नहीं, वो शूट कर जाते हैं और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। एलियन सा कंसेप्ट है और हम स्टूडेंट्स पे थोप देते हैं, और आपको जब तक यही नहीं पता कि एलियन कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो स्टूडेंट्स जो आगे जाके बहुत अच्छा उसको आगे करेंगे, है ना। तो दैट मीन हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को क्रैमर्स बना दिया है। सो प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेंड ना, अब उसका ऑप्शन अच्छा था, आपका इक्विवेलेंटली अच्छा थोड़ी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैथ्स ऑप्शन इंटरेस्ट की बात है, जिसका इंटरेस्ट है वो सर्वाइव करता है। अदरवाइज आपके पास चाहे पीएचडी की डिग्री भी है तो भी आप मैथ्स ऑप्शन सर्वाइव नहीं कर सकते। नमस्कार, हम आज फिर आ गए हैं राज आईएएस एकेडमी, और मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है, स्पेशली अगर उस बातचीत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प हो सके अपने एग्जाम्स में और अच्छा करने की, तो दैट इज़ ब्यूटीफुल फॉर मी। तो मैं हमेशा पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आ जाती हूँ और आपके टीचर्स से बात करती हूँ ताकि आप तक वो आंसर्स पहुँच सकें। और आज हमारे साथ सुखचैन सर हैं जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, लेकिन आज ऑप्शनल के लिए भी मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मेंस एग्जाम्स को लेके भी पूछूंगी जो यूजुअली आपको रहते होंगे। तो बिना देरी के लेट्स मीट सुखचैन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड सर, मैं पहले तो ये बुक का मैं देखूंगी। सर आए हैं, एंट्री ली है सर ने, और सर ये बुक लेके आए हैं, तो सर ये कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? मैम दिस इज द बुक। सर कौन सी बुक है? डेफिनेटली आई थिंक ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये रेकमेंड करता होता हूँ। हम सभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं, और भी जितने सारे मैथमेटिशियंस हैं ना, उन सभी प्रूफ हेंस प्रूफ वाले होते थे। राइट। तो मुझे लगता है कि जब तक आप किसी मैथमेटिशियंस की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते, उससे पर्सनली कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप उसका जो वर्क है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते। अच्छा। सो ये वाली जो बुक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीनो, जो पहले रिकॉर्डेड मैथमेटिशियन हैं, जीनो अराउंड 450 BCE, वहाँ से लेके मॉडर्न मैथमेटिक्स तक, जो कैंटर तक हैं 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी तक के मैथमेटिशियंस हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, वो पर्सनल लाइफ में उनको आइडियाज़ कैसे आते थे, या उनका बाकी अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसा था, है ना। तो ये उनके साथ डील करती है। सो मुझे इतनी पसंद है कि मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 टाइम्स पढ़ लिया है, और इसको पढ़ते ऐसे लगता है कि जैसे मैथमेटिशियन से आप बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स, ये बुक का उसके पीछे बहुत रोल है। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल, जो मैथमेटिक्स के फॉलोअर हैं या मैथमेटिक्स को अच्छे से जानना चाहते हैं। तो चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम मत पढ़ो अभी, बट पाइथागोरस की पर्सनल लाइफ कैसी थी, या और जितने भी मैथमेटिशियंस थे उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, वो जरूर पढ़ो, ताकि मैथ्स में जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बुक, एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू ईच एंड एवरीवन। मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि सर मैथ्स का एक हवा होता ही है कि ठीक है ना, मैथ्स बोरिंग होगी। इवन ऐसा भी मानते हैं कि जो मैथ्स पढ़ते हैं या जो मैथ्स वाले टीचर्स होंगे वो भी बड़े बोरिंग होते होंगे, नंबर्स एंड ऑल। तो आपको ये चीज़ लगती है, आप मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो इज इट मैथ्स मतलब सच में इतना बोरिंग है, या ऐसी हवा बना हुआ है उस मैथ्स? मैम देखो, मैथ्स ऑप्शनल बोरिंग क्यों है, पहले तो इस पे बात करते हैं, और ओवरऑल हम इस पॉडकास्ट में 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो मैथमेटिक्स इन जनरल, और मैथमेटिक्स ऑप्शनल इन स्पेसिफिक। तो जब भी मैं कभी बात करता हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट पर्सन है जो नहीं जानता, जो पहली बार मिला होता है, तो उसके आईलिड्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मैथ्स। तो हाँ, मैथ्स है ना। तो मुझे लगता है कि, और मुझे लगता है कि इसी पे हमारी दुकान चल रही है ना। तो मुझे किसी ने ये बोला था कि जो बाकियों का डर है उसको अपनी ताकत बना लो। तो हाँ, तो मैथमेटिक्स मैं देखता हूँ सोसाइटी में जनरली सभी का क्या है, एक डर है। अब ये डर क्यों है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, तो अगर आप अलाउ करो तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, प्लीज सर। हाँ। है ना। तो इमेजिन एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये आपको हेल्प करेगी ये देखने में कि मैथमेटिक्स जो है वो इतना बोरिंग क्यों लगता है सभी को, ना। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सो इमेजिन एक सेकंड या थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, और एक क्लासरूम में बैठे होते हैं, और एक अनाउंसमेंट होती है स्पीकर में कि, और उनका प्रिंसिपल जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से आपकी स्कूल में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ये अनाउंसमेंट होके और बोलते हैं कि आगे जो भी आपकी क्लास में टीचर आएगा वो आपको बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और ये अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है, और एक टीचर एंटर करते हैं। वो टीचर एंटर करके बोर्ड पे लिखते हैं, कहते हैं आपने सुना है कि आज से कुछ चीज़ें चेंज होने वाली। तो उन्होंने बोला कि हाँ, छोटे बच्चे सेकंड एंड थर्ड वाले, कहते हैं हाँ सुना है। तो कहते हैं कि लिखो, फिर कॉपीज निकालो, और 2 + 2 = 5। उन्होंने बोर्ड पे ये लिख दिया 2 + 2 = 5। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सेकंड थर्ड वाला स्टूडेंट, वो 1-2 साल तो सीख ही चुका है ना कि 2 + 2 4 होता है। राइट। तो उन्होंने बोला कि आपने, और सारे हेजिटेशन की, नहीं सर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 साल पढ़ के आए हैं, 2 या 3 साल हमने पढ़ लिया कि 2 + 2 = 4 होता है, तो 5 कैसे मान लें।
तो वो बोलता है कि आपने अनाउंसमेंट, टीचर बोलते हैं कि आपने अनाउंसमेंट नहीं सुनी कि आज से कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं? तो उन्होंने बोला कि सुनी है। तो कहते हैं ये आज की पहली चीज़ है जो चेंज होने वाली है। ओके, तो वो फिर भी नहीं मानते क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल जो आपने पढ़ा हुआ है एक दिन में कैसे चेंज हो गया, है ना? दिस इज वेरी ऑब्वियस, 2 + 2 4। तो उन्होंने बोला कि नहीं आज से कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है तो ये लिखो। तो वो कहते हैं कि सर नहीं लिखेंगे। फिर वो टीचर थोड़ा डांटता है उनको, है ना, थोड़ा हार्श मेजर यूज़ करता है तो लिखने लग जाते हैं। तो सभी 2 + 2 = अपनी कॉपी पे 5 लिखने लग जाते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होता है और बोलता है कि सर मैं नहीं लिखूंगा। उसने डायरेक्टली ये बोला कि सर मैं नहीं लिखूंगा। और कहते पक्का नहीं लिखेंगे? तो कहते नहीं। अब मैं जानबूझ के इस स्टोरी को थोड़ा सा हार्श बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी फीलिंग, हेटेड वाली फीलिंग आए। तो टीचर क्या करता है, बाहर जाता है और बाहर से 3 हेड बॉयज़ जो होते हैं, स्कूल के हेड बॉयज़ होते हैं, उनको लेके आता है और ये बोलता है, उन तीनों सारी क्लास के सामने उनसे पूछता है कि 2 + 2 पहले से पूछता है कितना होता है? कहते हैं 5। सेकंड से पूछता है 2 + 2 कितना होता है? कहता है 5। थर्ड से पूछता है 2 + 2 कितना होता है? तो हेड बॉयज़ जो मतलब सारे स्कूल के स्टूडेंट्स के हेड्स माने जाते हैं ना, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि 2 + 2 = 5 है। तो स्टूडेंट अब उसकी तरफ देखता है, टीचर उसकी तरफ देखता है कि आप बताओ अब 2 + 2 कितना होता है? कहते हैं सर 4। कहते हैं पक्का 4 होता है? कहते हैं हाँ 4 ही होता है। तो कहते हैं आप ये चौक लो और बोर्ड पे आके 2 + 2 = मैंने लिख दिया है। अगर तो आपने 5 लिखा तो आप बच जाओगे, अदरवाइज 4 लिखा। मैंने बोला था मैं स्टोरी को थोड़ा सा हार्श बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने 5 लिखा तो ये तीनों के हाथ में गन्स हैं और आप पे गन्स चला दी जाएंगे, आपको शूट कर दिया जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने स्टोरी को थोड़ा हार्श बनाया। तो वो 2 + 2 स्टूडेंट आता है और उसने 2 + 2 = 4 लिख देता है। जैसे ही वो 4 लिखता है, तीनों के तीनों स्टूडेंट जो हेड बॉयज थे वो शूट कर जाते हैं और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। उसको बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाके टीचर अब बोलता है अब बताओ 2 + 2 कितना होता है? तो सभी अब बोल रहे हैं 2 + 2 = 5 होता है। अब इस स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी के ना 2 पर्सपेक्टिव हैं। अगर मैं पहला पर्सपेक्टिव देखूं तो आपको ना ऑब्वियसली टीचर रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि टीचर आया और उसने बोल दिया कि 2 + 2 = 5 होता है विदाउट गिविंग एनी रीजन। उसने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि लिखो। तो हम टीचर्स ने ना मैथमेटिक्स के साथ ये किया है, हम क्लास में आते हैं विदाउट गिविंग, इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, विदाउट गिविंग एनी रीजन हम ये बोलने लग जाते हैं कि ये चीज होती है तो होती है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। तो दूसरा रीजन, दूसरा पर्सपेक्टिव इस स्टोरी का ये है कि क्या जो स्टूडेंट ने कन्फ्रंट किया था, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि सर 2 + 2 5 मैं मान लूंगा, आप ये बता दो 2 + 2 5 कैसे होता है? Asking the question. हाँ है ना। तो दैट मीन्स मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स बोरिंग क्यों है, उसमें जितना टीचर्स का रोल है, टीचर्स जितने रिस्पॉन्सिबल हैं उतने ही स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। Both ways है। हाँ बोथ वेज। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ना तो कभी एज अ टीचर मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता एज अ टीचर, है ना, तो वहाँ से स्टूडेंट का इंटरेस्ट लूज होने लग जाता है। तो दैट्स वाई मैथमेटिक्स सीम्स टू बी बोरिंग, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। तो इससे ब्यूटीफुल चीज मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली कभी नहीं देखी। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज एन इमोशन मेरे लिए। ब्यूटीफुल सर, दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल स्टोरी जिस तरह से आपने बताया। एंड सर 2 + 2 = 5 ये बड़ा कंसेप्ट था, क्योंकि मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ। तो मैंने एक नॉवल पढ़ी थी 1984 जॉर्ज ऑरवेल की। उसमें ना एक बिग बॉस का कंसेप्ट था कि आपको उसने जो, जैसे ये वाले टीचर थे कि बोल दिया बस तुमने मानना है, तो वहां से भी ये चीज मेरे को सडनली वो वाला नॉवल क्लिक किया। और एक्चुअली में मैम जो तो इस पॉडकास्ट को नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से दिख रहा है उसको थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, बट जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है उसको मैं अगर बोलूं कि मैं 2 + 2 = 1 भी प्रूव कर सकता हूं, सो दिस सीम्स टू बी वियर्ड। बट जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला देख रहा है उसको पता है Z3, मैं साथ में थोड़ा सा हिंट भी देता हूं, Z3 इज अ फील्ड। तो Z3 में अगर आप 2 + 2 करोगे तो 1 भी आ जाता है। सर मैथ्स इज लाइक मेरे लिए तो दैट्स व्हाई। हाँ तो मतलब ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि व्हाई वी हेट मैथमेटिक्स। तो अकेला टीचर को ब्लेम करना या अकेला स्टूडेंट को ब्लेम करना वो गलत बात है। ना तो टीचर्स ने उतना इंटरेस्ट से कभी पढ़ाया है, ना ही स्टूडेंट्स ने कभी कोशिश करी। इनफैक्ट व्हाई 1 इज कॉल्ड 1, 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं, 3 को 3 क्यों कहते हैं, व्हाई वी यूज दैट सिंबल एज राइट 1, है ना। मुझे लगता है कि 90% जो आप हमारी वीडियो देखेगा या 90% सोसाइटी है उनको ये नहीं पता कि 1 जो सिंबल है उसको 1 क्यों कहते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 1 को 1 इसलिए कहते हैं उस सिंबल को क्योंकि उसकी नोटेशन जब लिखते हैं तो उसमें एक एंगल बनता है। अच्छा। तो 2 को 2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 2 लिखते हैं तो Z के जैसा होता है, तो उसमें 2 एंगल बनते हैं। और 3 को 3 इसलिए बोलते हैं कि उसमें 3 एंगल होते हैं, एंड सो ऑन।
जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल्स के बेसिस पे। तो इन मैथमेटिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, तो 1 को 1 क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, जब उसके पीछे लॉजिक है तो आप लॉजिक के बिना दूर तो जा नहीं तो सकते। मतलब ये जो आप किताब पढ़ रहे हैं यहाँ पे उस पर्सन की पूरी लाइफ जर्नी आ रही है कि उसने ये सब चीजें नोटिस की जिसने हैं। ये चीज सपोज करो पाइथागोरस ने ये थ्योरम बनाई है, पाइथागोरस ने क्या सोच के बनाई होगी थ्योरम, है ना, उसकी थिंकिंग क्या चल रही होगी और कैसे बनाई, जब तक आपको वो नहीं पता ना आप उस थ्योरम को यूज कैसे कर सकते हो पर्सनल लाइफ में, राइट। है ना। तो जब तक आपको ये समझ आ जाता है कि उसने ये मेंटालिटी से ये थ्योरम और ये चीज बनाई थी, हो सकता है आप कल को उससे भी अच्छा कुछ बना लो, बट जब तक आपका ये कि उसने बना के दे दिया, ये एलियन सा कंसेप्ट है और हम स्टूडेंट्स पे थोप देते हैं, और आपको जब तक यही नहीं पता कि ये एलियन कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो स्टूडेंट्स जो आगे जाके बहुत अच्छा उसको आगे करेंगे, है ना। तो दैट मीन हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को क्रैमर्स बना दिया है, और मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, हाँ लॉजिक से हम बहुत दूर चले गए ना। और मुझे ये भी लगता है कि जो पर्सन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंग्लिश टीचर्स आउट देयर, मेरा इंग्लिश से विश्वास ना उसी दिन उठ गया था जब मैंने ONE1 होता है और OPEN ओपन होता है। तो मतलब O को आप वर्ब यूज कर रहे हैं, O को आप, है ना, तो ऐसा सब्जेक्ट फिर भी मैं देखता हूँ कि इंग्लिश वाले टीचर जो IELTS ट्रेनर होते हैं, है ना, वो इंग्लिश को बहुत आसान समझते हैं, जो कि विदाउट लॉजिक है। हमारी क्लास में अभी भी ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगेगी। हमारी 10th क्लास में हमारे साथ एक स्टूडेंट होता था, वो ना बिजनेस को बुसीनेस बोलता होता था, स्पेलिंग उसका BUS डबल SI होता ना, हाँ। तो उसने टीचर्स से बोला, जो हमारे 10th तक टीचर हमें पढ़ाते थे, उनने उससे पूछा कि सर, टीचर्स ने उनको बार बार बोला कि बिजनेस होता है, बुसीनेस क्यों बोल रहा है, कहता सर आप रीजन बता दो बिजनेस क्यों बोलते हैं। हालांकि उसका रीजन बाद में जाके हमें पता चला कि जो डबल SI के बाद I आता है ना, डबल S के बाद I आता है, तो वो ज बन जाता है। Exactly, बट ना तो हमें कभी टीचर ने बताया, ना ही हमें पता, तो वो 10th तक हमेशा एंड हमेशा बुसीनेस ही बोलता है। तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में सर्वाइव कर रहे हैं जो विदाउट लॉजिक है, तो फिर मैथमेटिक्स को हेट क्यों करते हैं जिसमें हर एक चीज ही लॉजिक ड्रिवन है। राइट राइट, है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वी ह्यूमंस आर लिटिल बिट वियर्ड क्रिएचर्स, कि हम विदाउट लॉजिक वाली चीजों को थोड़ा सा ना सर्वाइव कर लेते हैं, जो विद लॉजिक है उससे थोड़ा दूर भागते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, है ना, और ऑब्वियसली UPSC इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, कि आपको हर एक चीज का एक लॉजिक ढूंढना है। तो अब अगर हम मैथ्स ऑप्शनल की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स से भी बात की, तो उनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल चूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दैट इज ईजी। मतलब एक वो ख्याल होता है ना कि अच्छा ठीक है, मैथ्स तो 10th 11th 12th तक इतनी मुश्किल थी, तो ऑप्शनल UPSC वाली तो बिल्कुल ही अलग लेवल की होगी। तो क्या ये सच है कि जो UPSC ऑप्शनल मैथ्स है वो बहुत ही ज्यादा टफ होती है? मैम, आपने तो जैसे कॉमर्स वाले आपके फ्रेंड्स की रेफरेंस दी है, यू विल बी अमेज्ड कि चंडीगढ़ में जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, लाइक MSc वाले स्टूडेंट्स, MSc मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर BTech वाले स्टूडेंट्स, या फिर BSc नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट, और कि इसमें मैथ्स ऑप्शनल में अभी तक जो है 375 हाईएस्ट मार्क्स, 376 हाईएस्ट मार्क्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम ना यहाँ पे चंडीगढ़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी इसीलिए कि मैथ्स ऑप्शनल लेंथी है, आई टोटली एग्री, बट ऑब्वियसली अगर आप किसी ह्यूमैनिटीज़ वाला ऑप्शनल करते हैं, तो वो वाला ऑप्शनल आप चाहे एक साल में 6 बार क्या 60 टाइम्स भी रिवाइज कर लो, बट उसका पोटेंशियल इतना होता है कि वो आपको 270 से ऊपर नहीं लेके जाएगा। मैथमेटिक्स का पोटेंशियल इतना है कि ये आपको 400 तक भी ले जाएगा। मैं अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी डेमो क्लासेस हैं, मैं सभी में ये बोलता होता हूँ, और दोबारा आपके पॉडकास्ट में भी ये बोल रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर 400 मार्क्स इन मैथ्स ऑप्शनल आउट ऑफ 500। अब ये बात, हाँ, अब ये बात मुझे लगता है कि जो बाकी ऑप्शनल उसमें 300 एक माइलस्टोन होता है, जो 300 स्कोर कर लेता है, हम ये मानते हैं कि इससे अच्छी आंसर राइटिंग, हाँ, इससे अच्छी आंसर राइटिंग है ही नहीं किसी की। मैथ्स ऑप्शनल में 375 तो आए हुए हैं, और वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे BTech वाले स्टूडेंट्स हैं उनके आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन MSc वाला स्टूडेंट आ गया, जब BTech वाले स्टूडेंट्स को जो कुछ मैथ्स के प्योर मैथमेटिक्स के ना कंसेप्ट होते हैं, जैसे रियल एनालिसिस हो गया, कैलकुलस हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, तो जब उसमें इंटरेस्टली वो थोड़ा सर्वाइव कर लेगा, तो मुझे लगता है कि 400 क्रॉस करना कोई टफ काम नहीं है। सो जहाँ पे बाकी ऑप्शन के लिए 300 माइलस्टोन है, अगर आप ऐसे ऑप्शन में उनसे 50 to 70 या 100 मार्क्स आगे जा रहे हैं, 10 मार्क्स पे तो मेरिट चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ आती है कि वाई स्टूडेंट्स अफ्रेड फ्रॉम टेकिंग मैथ्स ऑप्शनल? द फर्स्ट रीजन इज नेगेटिविटी जो हमारे यहाँ पे है, और दूसरी चीज ये कि इसका ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो लेंथी है। स्टूडेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो ऑप्शनल जो करते हैं, वो चाहते हैं कि जब हमने मेंस देना उससे 6 या 7 महीने पहले ऑप्शनल्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। बट मुझे लगता है कि मैथ्स ऑप्शन की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। आपको जब भी एग्जाम देना है उससे 2 साल पहले तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिस इज
इक्वलेंटली, जैसे ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे आके बोलते हैं कि सर बाकी जो ऑप्शनल्स वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ ना थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि ये तो पागल हैं, 6 महीने पढ़ते, 1 साल पढ़ते रहते हैं। तो फिर मैं उनको ये समझाता होता हूँ कि एक जो रोल्स रॉयस होती है वो 6 महीने में एक ही गाड़ी बनती है और बाकी गाड़ियां 6 महीने में लाखों ही बन जाती हैं। सो मैथ्स ऑप्शन वाले स्टूडेंट जो है, इट इज इक्विवेलेंट की वो रोल्स रॉयस तैयार हो रही है। तो सोसाइटी नीड टू प्रोटेक्ट दो स्टूडेंट्स। और मैथ्स ऑप्शन की दूसरी मुझे अच्छी बात ये भी लगती है, नॉट ओनली मैथ्स ऑप्शनल, जो ऑप्शनल है या फिर जो यूपीएससी है उसका ना फंडामेंटली यही है कि जो आपका ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आपके जो लूप होल्स रह गए हैं उनको ना उन्होंने लिंक करना होता है। ओके हाँ, तो मैथ्स ऑप्शनल मैंने आईआईटी को भी पढ़ाता हूँ मैं, +1 +2 आईआईटी, जेईई एडवांस, मेंस दोनों को पढ़ाता हूँ मैं। यूपीएससी को पढ़ाता हूँ, यूजीसी को भी पढ़ाता हूँ और आईआईटी जैम को भी पढ़ाता हूँ। ओके हाँ, तो मेरी 4-5 क्लासेस होती हैं डेली और ये सारे चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जितना यूपीएससी को पढ़ा के मैंने सीखा है, या अगर मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि चाहे आपने मैथ्स में आगे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शन करना है नहीं करना, बट एक बार अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं लाइफ में तो यूपीएससी का जो सिलेबस है एक बार उसको गो थ्रू कर लो। आपसे अच्छा मैथ्स कोई नहीं पढ़ा सकता। सर वैसे ये सेम चीज ना, जैसे आपने बोला, मैंने कनिष्क कटारिया जी का एक इंटरव्यू देखा, उनके पास भी मैथ्स ही था ऑप्शनल, ऑल इंडिया रैंक 2018 में उनका ऑल इंडिया रैंक 1 था। राइट। तो सर उन्होंने भी ना यही बात जो अभी आपने बोली सिलेबस को लेके, क्योंकि ठीक है नो डाउट मैथ्स का सिलेबस बहुत लंबा होता है ऑप्शनल में, राइट? एक्चुअली मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैथ्स ऑप्शनल जो है ना, अब स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्लास, 11th से लेके एमएससी के 20% एमएससी तक, तो मुझे 6 to 7 इयर्स का मैथ्स हमें पढ़ाना होता है ऑप्शनल में। तो 6 to 7 इयर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्लास, आप अगर एमएससी की 20% तक जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक 10 मंथ्स, है ना। अगर 10 मंथ्स भी आप नहीं करना चाहते इसको तो फिर मैथ्स ऑप्शन आपके लिए है नहीं। कई बार मैंने ये भी देखा कि मैथ्स ऑप्शनल में कई स्टूडेंट्स जो आते हैं वो थोड़ा ना, जैसे जब ऑल इंडिया रैंक 1 आया था तो नेक्स्ट ईयर बूम आ गया था कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स का जिनको एबीसी भी नहीं पता था वो भी देखने वाले थे कि सर मैथ्स ऑप्शन लेना है। अभी भी रिसेंटली जो हरियाणा में अभी रिजल्ट आया है ना, उसमें जो फर्स्ट रैंक आया है उसके 200 ऑप्शनल में 200 में से 177 मार्क्स हैं। 200 में से 177 मार्क्स हैं और 177 मार्क्स बाकी उनके ऐसे में बेयर मिनिमम, बाकियों से मुझे लगता है कम ही थे। तो बाकी जो ऑप्शन है किसी के 130 हैं, किसी के 140 हैं, ये 177 है। तो सोचो उसके बाद मुझे हरियाणा से ही जब ये रिजल्ट आया, हरियाणा से ही मुझे लगता है कि 30 to 40 इंक्वायरीज आ गई होंगी कि सर हमने मैथ्स ऑप्शन करना है। ओके। सो प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेंड ना, अब उसका ऑप्शन अच्छा था, आपका इक्विवेलेंटली अच्छा थोड़ी हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि मैथ्स ऑप्शन इंटरेस्ट की बात है, जिसका इंटरेस्ट है वो सर्वाइव करता है। अदरवाइज आपके पास चाहे पीएचडी की डिग्री भी है तो भी आप मैथ्स ऑप्शन सर्वाइव नहीं कर सकते। राइट, कि ऑब्वियसली इसका सिलेबस बहुत लंबा है तो ये टाइम लेगा, आपको 10-11 महीने देने पड़ेंगे। यू नीड टू गिव योर टाइम। पर सिलेबस की बात अगर जैसे कहें, यू नो कटारिया सर ने, मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला कि सिलेबस ही एक वो मूल मंत्र है। तो उन्होंने बोला कि मैं सिलेबस का ही एक वर्ड लेके बैठता था और उसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिख देता था कि मुझे समझ आ जाए कि सिलेबस क्या है। तो मैथ्स में भी यही अप्रोच रहनी चाहिए। जैसे आपने बोला इतना लेंथी सिलेबस है तो अगले को सिलेबस तो पता हो। नॉट ओनली मैथमेटिक्स, सभी जगह पे है ना, जब तक आपको सिलेबस और अपनी बाउंड्रीज, आपका दायरा ही नहीं पता है ना, तो आप अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जब हमारे पास यूपीएससी पढ़ने के लिए आता है तो हम उसको ये नहीं बताते कि ये बुक पढ़नी है। वो बुक लिस्ट तो लेके ही आता है, आजकल तो सारा कुछ गूगल पे पड़ा है। बट टीचर का काम उसको ये बताना नहीं है कि आप ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाली बुक पढ़नी है। टीचर का काम ये बताना है कि इस बुक में से इतना पढ़ना है। ओके, कि बुक्स तो सारी लिस्ट पड़ी है। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं 10 to 12 मंथ्स में मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स ऑप्शनल का लेट्स से अगर आप रियल एनालिसिस की बात करो या लीनियर अलजेब्रा की बात करो, एक पर्टिकुलर है ना एस्पेक्ट है, और लीनियर अलजेब्रा में मुझे लगता है कि मैंने 7 to 10 बुक्स पढ़ी हैं। अगर मैं स्टूडेंट और उसके बाद जाके यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करने लायक मैं बनता हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स को अगर ये रेकमेंड करूं कि आप 7 to 10 बुक्स पढ़ लो और मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दूंगा तो मुझे लगता है कि वो सारे साल में तो 7 to 10 बुक्स ही नहीं पढ़ पाएगा। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑल्दो थोड़ा स्लो होता है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं सारी वो 7 to 10 या जितनी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बुक्स बनती हैं वो सारी बुक्स उनको, उनका जो क्रक्स है वो सारे का सारा नोट्स में लिखवा देता हूँ, ताकि उनकी डिपेंडेंसी, मैं एक भी बुक रेफर नहीं करता कभी भी। लिस्ट उनको बना देता हूँ कि कौन कौन सी, जब वो इंटरव्यू में बैठे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हम ये वाली बुक पढ़ के आए हैं, तो मैं लिस्ट बनवा देता हूँ। बट मैं कभी उनको ये नहीं बोलता कि आप घर पे जाके इस बुक में से ये क्वेश्चन कर लो। सारे क्वेश्चन जो है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स है कि आप उनको इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई सोर्सेज को मत कर दो। पहले ही सिलेबस इतना लेंथी है तो सोर्सेज को इतना डाइवर्सिफाई मत कर दो कि स्टूडेंट उसमें उलझ के ही रह जाए। सो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है मैथ्स ऑप्शन में इन पर्टिकुलर ये बनती है कि आप
डिफरेंट सोर्सेज को एक कंसाइज करके स्टूडेंट्स को एक बुकलेट में या एक अपनी कॉपी में नोट्स बना के दे दो, ताकि जब वो रिवाइज करे तो वो रिवाइज जो पहले मुझे लगता है कि हमने एक टॉपिक लीनियर अलजेब्रा अगर 1.5 महीने में 1 महीने में करते हैं, अब मेरे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है कि वो 5 to 7 आवर्स में वो पूरा टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो हाँ, तो हमारा मुझे लगता है कि पैटर्न ये रहता है कि पहली बार हम टाइम लगाते हैं और टाइम लगाना जेन्युइन है टेक्निकल सब्जेक्ट पे, बट उसकी रिवीजन भी फिर उतनी जल्दी होती है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की टेक्निकलिटीज समझ आ जाती हैं तो उसकी रिवीजन पे मुझे लगता नहीं कोई टाइम लगेगा। दैट्स ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे मैथ्स ऑप्शनल की पता चली। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि और बच्चों को जितने भी मैथ्स से रिलेटेड या कोई भी और क्वेश्चन है वो आप कमेंट करें ताकि उसके आंसर्स हम आपको बता सकें।